चना की खेती अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इस समय फसल को फली बेधक कीट बहुत नुकसान करता है। इसलिए कई किसानों ने तो इसकी खेती बंद ही कर दी है, जबकि इस कीट का सही तरीके से नियंत्रण करके चना की खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कीट के नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर आधारित है आज का यह विशेष अंश। चना, जिसे दालों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन चने की क्वालिटी और पैदावार कीट और रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वो है फली बेधक कीट। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। इसकी सूंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बाद में बड़ी होने पर फलियों में छेद बनाकर सिर को अंदर कर दानों को खाती रहती हैं। और इस कीट के अधिक प्रकोप के कारण फलियां खोखली हो जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि किसान भाई आप ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई करें और इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें और इस कीट के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में कीट ग्रसित पौधों और फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें। इस कीट की निगरानी के लिए 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर फसल में लगा दें, जिससे ये कीट इस ट्रैप में फंस जाएगा और किसान भाइयों को शुरुआत में ही फसल में इस कीट के आने का पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी और खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठेंगे और इस इल्ली और सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। इसके अलावा इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु एमपीवी की 250 से 500 एलई 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर दें। इसके अतिरिक्त नीम शक की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होता है। अगर किसान भाइयों इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इस कीट पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्सकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। डेयरी फार्मिंग आज बहुत से किसान करने लगे हैं, लेकिन इससे अच्छी आमदनी वही ले रहे हैं जो ठीक तरीके से इसका संचालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान हैं जयपुर राजस्थान के रतन लाल यादव, जो उन्नत तरीके से डेयरी व्यवसाय करके अच्छा आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। ये किसान भाई पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए दर दर भटकने से अच्छा समझा डेयरी व्यवसाय करना। इन्होंने अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत से कम खर्च में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की और आज इनकी मेहनत रंग लाने लगी है, जिससे ये डेयरी से लाखों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं खुद उन्हीं से और जानते हैं सफलता की कहानी। मैं रतन लाल यादव, गांव लोरवाड़ा, जिला जयपुर का रहने वाला हूं और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो भैंस पशु जो रखते हैं, पहले पुराने टाइम में जब हमारे दादा पिताजी ये सब लोग रखते थे तो वो क्या है कि देसी नस्ल की भैंसें रखते थे। तो उनमें क्या है, दूध का उत्पादन 8 से 10 लीटर मुश्किल से हो पाता था और बचत न के बराबर आती थी, उसमें हमको ज़्यादातर लॉस ही होता था। फिर हम हरियाणा गए, वहाँ का देखे सिस्टम देखे, वहाँ 5 पशुओं में अपने से 15 पशु रखने वाले जो जानवर थे उनमें 5 पशुओं में ज्यादा बचत आ रही थी। अपने 15 के बराबर 5 पशुओं में जब बचत आने लगी तो हमने उनसे सीखा, जाना कि क्या आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो दूध का। जब हमको पता चला कि वहाँ पे दूध वाली नस्ल 17-18 करीब लीटर दूध देने वाली में से एक पशु के जो दे रहे थे, उस हिसाब से हम भी वहाँ से पशु लेके आए 4-5 पहले शुरुआत में। फिर हमने उनका उत्पादन देखा, उनमें बचत देखी, उसी हिसाब से फिर हमने धीरे धीरे करके
यहाँ पे अपने नस्ल सुधार लगा दी भैंस, हरियाणा रोहतक से, झज्जर से, चरखी दादरी से। हम भी वहाँ से भैंसें लाने लगे और जब वहाँ की भैंसें हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन दूध का देने लगी तो धीरे धीरे हम पूरी देसी नस्ल को उठा के और बढ़िया दूध वाली भैंसें हम ला के और दूध का उत्पादन करने लग गए। यहाँ पे टोटल जितने पशु हैं ना वो सब बढ़िया ही बढ़िया नस्ल की। और सबसे मेन बचत यहाँ दूध ही में नहीं है, इनमें जो हम लाख रुपए की भैंस लेके आते हैं हरियाणा से तो उसकी लाख ही रुपए की पाड़ी तैयार होती है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पशुपालक भाई ने, जो अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर उन्नत नस्ल के पशुओं से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। आज इनके पास कुल 80 पशु हैं। ये पशुपालक दूध का अधिक मूल्य लेने के लिए जयपुर शहर में दूध बेचते हैं। अब एक नजर डालते हैं इनके सफल डेयरी व्यवसाय में पाले जाने वाले पशुओं के बारे में, जो इस प्रकार से है। और आज की मौजूदा तारीख ये है कि हमारे पास 80 पशु है, जिनमें से करीब 34-35 पशु अभी मौजूदा दूध दे रहे, 16 पशु हैं बिना दूध देने वाले हैं और 29 के करीब पशु जो छोटे बच्चे हैं वो हैं। इनमें करीब दूध हो जाता है हमारे जो 80 पशुओं में मान के चलिए 35 जो पशु दूध दे रहे हैं उनका दोनों टाइम मिला के 4 कुंटल 16 किलो के करीब दूध हो जाता है। और दूध का रेट ऐसा है कि यहाँ तो अगर देते हैं किसी को तो 40-45 रुपए लीटर दूध हमको मिलता है, जब हम जयपुर दूध 60 रुपए लीटर में हमारा दूध जा रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमको 15-20 रुपए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है दूध का। इस वजह से क्या है कि एक्स्ट्रा बचत आ रही है, एक तो वो बचत एक्स्ट्रा आ रही है, दूसरी पशुओं में सुधार की है ना उसकी बचत ज़्यादा आ रही है हमारे को यहाँ पे। और दोनों तरफ से हम बचत ले रहे हैं। डेयरी में लोग बताते हैं कि गाठा होता है, फलाना होता है, हमारे को अच्छा मुनाफा मतलब हम लोग कमा रहे हैं। किसान भाइयों, अभी आपने इस पशुपालक के डेयरी में पाली जाने वाली पशु और उनसे प्राप्त दूध उत्पादन के बारे में जाना। अब बात आती है कि ये पशुपालक इतना अच्छा लाभ कमाने के लिए अपने दुधारू पशुओं पर कितना खर्च करते हैं और उनसे आमदनी कितनी होती है और शुद्ध मुनाफा कितना कमा रहे हैं। इन सब के बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। हम खर्चे की बात करते हैं तो जैसे खर्चा हमारा लेबर का, आपको मोटा मोटा जो भी खर्चा है ना हमारे जो लगता है उस हिसाब से मैं खर्चा बता रहा हूँ पर डे का। एक दिन में कितना खर्चा हमारे लग जाता है। 8 लेबर है हमारे पास में तो उनका करीब 3200 रुपये हमारे खर्चा हो जाता है। उनको तनख्वाह और खाना पीना सब उसमें हो जाता है 3200 रुपये में। और सूखा चारा 3.5 कुंटल है, वो 2450 रुपये का सूखा चारा हो जाता है। उसके बाद में हरा चारा है 1.5 कुंटल चारा, करीब 750 रुपये का हरा चारा हो जाता है। और 80 किलो गेहूँ 1600 रुपये का गेहूँ हो जाता है जो बाट हम बना के दे रहे हैं उसमें। 50 किलो चने की चूरी देते हैं 1100 रुपये के करीब वो हो जाती है। 20 किलो काकड़ा देते हैं 800 रुपये का हो जाता है। और 20 किलो मेथी है वो भी 800 रुपये की हो जाती है। और 20 किलो मक्का है वो 20 रुपये किलो के हिसाब से वो भी मिलती है, 400 रुपये की हो जाती है। और 50 किलो काकड़ा खल है वो 1500 रुपये की हो जाती है। 20 किलो हम गुड़ देते हैं बंटे में मिला के तो 600 रुपये का गुड़ हो जाता है। और 5 किलो सरसों का तेल देते हैं तो 500 रुपये के करीब सरसों का तेल हो जाता है। और 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिला के बंटे में सारे में और वो देते हैं 300 रुपये का वो पड़ जाता है। ये तो टोटल कुल मिलाकर जो खर्चा होता है वो 14,900 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है पर डे का। लेबर और बंटा सूखा चारा बाँट सब मिला के मतलब 14,900 रुपये का खर्चा हो जाता है। और 24,960 रुपये का हमारा एवरेज 12 महीने का जो होता है उस हिसाब से पर डे का हम निकालते हैं तो 24,960 रुपये का पर डे का दूध होता है हमारा। उसमें से पर डे की जो बचत है वो करीब करीब हमारे आ जाती है यहाँ पे 10,060 रुपये। 10,060 रुपये पर डे की बचत आ जाती है हमारे। उसी हिसाब से हम जैसे महीने का करते हैं तो बचत 3,01,800 रुपये की हमारे को पर मंथ बचत आती है। सब खर्चा काट पीट के दवाइयाँ बाट चारा लेबर सब काट पीट के 3,01,800 रुपये की पर मंथ बचत आती है हमारे को। और सबसे मेन बचत यहाँ दूधी में नहीं है, इनमें जो हम लाख रुपए की भैंस लेके आते हैं हरियाणा से तो उसकी लाख ही रुपए की पाड़ी तैयार होती है। इसके अलावा जैसे हमारे गोबर जो खाद होता है खेतों में डालने के लिए तो करीब 10 ट्राली पर मंथ गोबर का खाद हो जाता है। तो 1,000 रुपये के हिसाब से हम बेच भी देते हैं। कोई लेके जाने वाले बहुत से लोग लेके जाते हैं हमारे पास में 1,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारा गोबर में वो
बचत एक अलग से आ जाती है, एक्स्ट्रा बचत आ जाती है। प्रदेश में सरसों की फसलें खेतों में खड़ी हैं और इस समय का मौसम कीटों के प्रकोप का है, जिसमें माहो कीट सबसे अधिक देखा जा रहा है, जो फसल को बहुत अधिक नुकसान करते हैं। इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाया जाए, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लिली किस्पोट्टा से। जो सरसों लगाने का सही समय है वो अक्टूबर से शुरू होता है। अगर हम सरसों को सही समय पर लगाते हैं तो हम कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है माहू। माहू का प्रकोप जब वातावरण में नमी अधिक हो जाती है और वर्षा होती है या फिर बादल छाए रहते हैं, इस समय सरसों की फसल में माहू का प्रकोप होता है। चेपा, जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, यह कीट हल्के हरे पीले रंग का 1.0 से 1.5 मीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं तब होता है और यह मार्च माह तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इस कीट का लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। और यदि इस समय माहू का आक्रमण हो गया तो उनके फसल में काले काले कवक लग जाते हैं। सरसों के फसल में फूलों का बनना और फलियों के विकसित होने में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आक्रामित जो माहू के आक्रमण से जो प्रभावित पौधे हैं उनमें फलियां नहीं बन पाती हैं, और यदि फलियां बनती भी हैं तो उसमें दाने पिचके हुए हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो जिन पौधों में किसान भाई इनका प्रकोप देखते हैं तो सबसे पहले तो वो इन पत्तियों को या पौधों के उन हिस्सों को हटा दें जिन पे माहू का आक्रमण हुआ है। उन पौधों के हिस्सों को हटाकर उनको नष्ट कर दें। सरसों का समय पर बिजाई करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके बुवाई करें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें एक है 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। यदि सरसों के खेत में माहू का प्रकोप अधिक हो गया है तो उन्हें रासायनिक दवा का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो रोगर या मेटासिस्टॉक्स, इसकी 1.5 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर वो इसका स्प्रे अपने खेतों में कर सकते हैं। और यदि इसका प्रकोप उनके खेतों में बहुत अधिक हो चुका है तो 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार वो इसका छिड़काव करें तो काफ़ी हद तक वो अपने फसल को आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम धानीपट्टी, जिला मिर्जापुर के श्याम बहादुर यादव ने आपने फसलों को पाला से बचाने के उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन और ठंड बढ़ती जाएगी। इसलिए पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आखिर ये कोहरा है क्या? कोहरा एक जलवाष्प से बना हुआ एक ऐसा बादल है जो ज़मीन के करीब में तैरता हुआ नज़र आता है। उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और वो जलवाष्प से बना होता है जो हवा में तैर रहा होता है। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण
कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, डाह एवं तुषार आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये पाला का जो रूप है जब आ जाता है, वो पाला जो है सभी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि जब पौधा जो है पानी को ज़मीन से लेता है जड़ के द्वारा, और वो पानी ही जब पाला के रूप में बन जाएगा, बर्फ़ के रूप में बन जाएगा, तो उसका जो है आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो तना के बीच का जो होता है जाइलम, जिससे पानी या खनिज लवण जाता है पौधा को, वो फटने लगता है या क्रैक कर सकता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है पौधों का, वो सब जो है धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, मतलब रुकने लगता है। इससे फसल को नुकसान होता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। इसलिए ऐसे समय में आलू की खेतों को बार बार देखते रहना चाहिए कि उसकी पत्तियां जो है, पत्तियों पर कुछ बीमारी के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उस खेत को सिंचाई करिए। सिंचाई करने से पाला का असर जो है कम हो जाता है। सिंचाई करने से क्या होता है कि पानी जो है उसके तापमान को, पौधे के तापमान को थोड़ा ऊंचा कर देता है और वो फसल उससे बच जाती है। दूसरा उपाय है कि फसल में आप धुआं कर सकते हैं। जैसे पुआल, घास फूस जो भी आसपास में आपको हो, पत्तियां हो, उसको आप जला के और उस खेत में धुआं कर सकते हैं। उससे भी उसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है और वो फसल बच सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से सावधानी बरतिए। अगर 1 से 2 दिन तक होता है ऐसा पाला का असर तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन तक अगर आपको देखने लगे कि ज़्यादा असर हो रहा है तो तुरंत सिंचाई करें। और सिंचाई इसके लिए सबसे बड़ा आसान और सबसे अच्छा वरदान है जो पाला से उसको बचाएगा। थायो यूरिया का छिड़काव। थायो यूरिया के 500 ppm 1 लीटर में 500 मिलीलीटर थायो यूरिया का घोल फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव पाला सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। छाया करके छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को अमल में लाते हैं तो फसलों को पाले के प्रकोप से बचाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।